गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल का ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही लास्ट पार्ट, वो जो आर्टिकल 22 में लिखा गया है। आर्टिकल 22 में जो पहली बात लिखी गई है, फ्रीडम फ्रॉम एर्बिट्ररी अरेस्ट। तो मतलब है कि मनमानी या अतार्किक रूप में मनमानी हिरासत के विरुद्ध स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम एर्बिट्ररी freedom from arbitrary arrest, and detention। फ्रीडम फ्रॉम arbitrary arrest and detention, तो मनमानी हिरासत के खिलाफ ये अधिकार है। इसका मतलब है किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है विधि के उल्लंघन के बाद। इफ somebody is violating any law, they might be arrested। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी की वायलेशन के लॉ के वायलेशन किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। और आप जानते हो अरेस्ट करने का अधिकार तो पुलिस को होता है। और मान लो किसी ने अरेस्ट किया, इसका मतलब है आपको बताना पड़ेगा कि अरेस्ट करने का आधार बताना पड़ेगा। व्हाट इज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट? अरेस्ट करने का आधार बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट, इट मीन्स विद इन 24 आवर्स द पर्सन शुड बी कम बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका मतलब है कि 24 घंटे तक तो पुलिस किसी को रख सकती है, एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ जर्नी। मान लो 24 घंटे के भीतर अगर किसी व्यक्ति को कहीं से हिरासत में लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने लाने में अगर 4 घंटे की यात्रा उसने कर ली, तो 24 आवर्स में वो 4 घंटे नहीं जोड़े जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारा आर्टिकल 22 का पार्ट ये कहता है कि क्लॉज 1 और 2 ये बात कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर हमें मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि everybody is entitled to have or to choose the advocate of his own choice। यानी हर व्यक्ति को अपने मन पसंदीदा वकील के भी चयन का अधिकार होगा। एडवोकेट्स ऑफ माई ओन चॉइस, ये बात लिखी गई है। क्योंकि आप जानते हो लॉ के जानकार कौन है? एडवोकेट। लॉयर और एडवोकेट में फर्क होता है। लॉयर का मतलब होता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, रिलायंस में, आजकल तो तमाम कारपोरेट हाउसेज में लॉयर काम कर रहे हैं। एवरी लॉयर इज नॉट एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो एडवोकेट है। और जो किसी आदमी के लिए एडवोकेसी कर रहा है वो एडवोकेट है। तो हर एडवोकेट लॉयर है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं है। और इसलिए आजकल तो बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं उन लोगों ने अपनी फर्म बना रखी है। जैसे कि कोई व्यक्ति कंपनी बनाता है, उसे एडवोकेट ने भी अपनी फर्म बना रखी है। किसी टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लेते हैं। एडवोकेट के, एक सीनियर एडवोकेट के नीचे तमाम एडवोकेट काम करते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 22 का पार्ट कहता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा और हमें अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी, मन पसंदीदा यानी एडवोकेट्स ऑफ माई ओन चॉइस, एडवोकेट रखने का अधिकार होगा। क्योंकि वही तो हमारी पैरवी करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि वो लॉ जानता है। और आप कहोगे मान लो सर अगर किसी के पास कोई मजिस्ट्रेट है ही नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है,
तो आजकल गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है कि उस व्यक्ति के पास एडवोकेट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट उसे दिलाती है। और आज का आगे आपको बता देंगे, आजकल तो फ्री लीगल एड गवर्नमेंट दे रही है। कोई गरीब व्यक्ति है, मान लो एडवोकेट नहीं कर सकता, उसे फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो आर्टिकल 22 हमें ये हिरासत देता है कि पुलिस हमें मनमानी अरेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 22 का सीधा रिलेशन किसके साथ है? आर्टिकल 21 के साथ है, आर्टिकल 19 के साथ है। क्योंकि आर्टिकल 21 में अगर आर्टिकल 22 हमारे पास ना हो तो फिर तो 21 बेकार हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा फ्रीडम क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। तो मनमानी हिरासत में लेने के खिलाफ, नज़रबंदी बनाए रखने के खिलाफ, बंदी बनाए रखने के खिलाफ हमारे पास अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिरासत में पुलिस ले लेती है तो मैक्सिमम वो 24 घंटे रख पाएगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट की परमिशन पे ही व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। इसलिए दो प्रकार की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। जब व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो एक कस्टडी कौन सी होती है? पुलिस कस्टडी। जो पुलिस कस्टडी में व्यक्ति पुलिस लॉकअप में बंद होता है, ये पुलिस कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि वो उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, जब उसे सेंट्रल जेल में रखा जाता है। आप याद रखना दोस्तों, सेंट्रल जेल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल जेल होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के भीतर है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेल नहीं है, वो केवल वो एक तरीके से जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब उसे सेंट्रल जेल में रख दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि अब उसका मालिक कौन हो गया? मजिस्ट्रेट। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है 24 आवर्स के बाद अगर जज ने ये बात कह दिया अब इसे रखा जाए, और जज उसको 24 आवर्स के बाद क्यों जेल में रखेगा? क्योंकि उसके खिलाफ कोई न कोई सबूत है। अगर अब उसको लगता है कि उसने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है, पुलिस ने फेक तरीके से, फर्जी तरीके से इसे हिरासत में लिया है, तो जज वहीं पे छोड़ देगा, 24 आवर्स के भीतर ही छोड़ देगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, 24 आवर्स के भीतर, यानी जब पुलिस कस्टडी में व्यक्ति होता है तो पुलिस लॉकअप में होता है। और पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को दिया क्यों जाता है? तो आपने देखा होगा जुडिशियल कस्टडी दी जाती है 15 दिन की, 14 दिन की, ये जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। अब जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जब व्यक्ति जेल में रखा रहेगा तब वो मजिस्ट्रेट के परमिशन से, अगर मान लो कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो गया, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई, तो अब उस व्यक्ति को मान लो कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुआ है, अब पुलिस को चाहिए कि उस व्यक्ति को हमें पकड़ना है, ले जाना है, अब वहाँ पे ले जाना है इंक्वायरी करने के लिए। अगर आपने देखा होगा अतीक अहमद के जब प्रयागराज में मर्डर हुआ था उस समय वो जुडिशियल कस्टडी में था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, इसलिए बड़ा उसमें बवाल हुआ था कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के परमिशन से अतीक अहमद को ले जाया गया था। और फिर क्यों ले जाया गया था? कि देखा जाए कि कहाँ पे रखा हुआ है, उसने आर्म्स कहाँ पे रखा था, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पुलिस ऐसे व्यक्ति को लेती है। इसलिए जुडिशियल कस्टडी में जो व्यक्ति रखा गया है उसका इस तरीके से मर्डर नहीं हो सकता, उसको बिल्कुल मर्डर करने का अधिकार नहीं है। और किसी बच्चे ने, क्या पुलिस कस्टडी में होने पर पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है? नहीं बच्चे, हमारे पास पुलिस को मारने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता, लेकिन व्यवहार में हो जाता है। थाने में उल्टा लटका करके मारा जाता है, कड़वाल की बात है यार, इधर सोचो। अब किसी व्यक्ति को, जबकि पुलिस को ऐसा राइट है ही नहीं है। अभी व्यवहारिक समस्या, इसलिए कई बार तो हमारे यहाँ 93 में NHRC बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो ये तक कहा है हर पुलिस स्टेशन में कैमरे लगाए जाए, और कई बार कैमरे लगाए भी गए हैं। हर पुलिस स्टेशन में कैमरे लगाए जाए, हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन अधिकारी होना चाहिए, एक महिला अधिकारी होना चाहिए। क्योंकि पुलिस लॉकअप में रखने के बाद भी और कैदियों के साथ क्या होता है, ये आपने शायद मूवी गंगा जल में देखा होगा, कभी अब मूवी देखना गंगा जल, तो उसमें दिखाया गया है। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है, ये पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। पुलिस किसी को पेनलाइज कैसे कर सकती है? पुलिस का अधिकार क्या है? मजिस्ट्रेट के सामने रखना। अब ये तो हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप में हो जाता है, पुलिस पीट पाट देती है, अदरवाइज तो और अदरवाइज तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि
किसी बच्चे ने पूछा एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस में रखा गया, उसको पीट दिया गया, तो एनएचआरसी को चिट्ठी लिख सकते हो कि भाई देखो इसको इस तरीके से पिटाई कर दी गई। अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो, मर गया, तो आप याद रखो पुलिस वालों की नौकरी जा सकती है। पुलिस कस्टडी में मरने का मतलब है राज्य ने उसे मार दिया, पुलिस ने मार दिया, और वो मजिस्ट्रेट की परमिशन से 24 घंटे के बाद जेल में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पुलिस नहीं है। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ हमारे यहाँ पुलिस नहीं है। इसलिए आप देखोगे अगर पुलिस ही किसी को मारना शुरू कर दे, तो इसलिए कई बार देखो यूपी में जीप पलट गई, और जीप पलट के कैदियों को ठोक ठाक दिया गया। ये आप याद रखो, ये रूल ऑफ पुलिस है। एक तरीके से कई बार तो मानवाधिकार के लोग कह देते हैं कि तो राज्य के द्वारा किया गया आतंकवाद है। इसे सच मानो, जो इनकाउंटर की बात होती है, पुलिस इनकाउंटर शब्द तो अपने आप में अजीब सा है, कोई लीगल शब्द नहीं इनकाउंटर, कोई लीगल शब्द इनकाउंटर नहीं है। अभी तो व्यवहारिक रूप में इनकाउंटर, पुलिस को इनकाउंटर करने का अधिकार किसने दिया? आत्मरक्षा का अधिकार सभी को होता है, लेकिन आप देखते हो बहुत सारे समस्याएं आती हैं। तो अब व्यवहारिक बात अलग है, व्यवहारिक बात तो आप देखते ही हो, लेकिन हकीकत की बात यह है कि हमारा संविधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ मनमानी, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, विधि के उल्लंघन पर अरेस्ट किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट जो कि लॉ का जानकार है, और एवरीबडी कैन चूज द एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस, और फिर अपने डिफेंस को वो करेगा, लेकिन एक बात खास तौर पे होती है, अब मान लो पुलिस ने किसी को चार्जशीट किया, एक्यूज किया, जुडिशरी उसको दंड देगी। इस बीच का जो टाइम होता है, जो पुलिस कस्टडी होती है, इसलिए आप देखोगे उसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी होती है। अब सवाल है कि मान लो किसी को जुडिशियल कस्टडी में रख दिया गया, अब जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखा गया? क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो हकीकत की बात है, किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में, यानी मर्डर जैसे केस में, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई, तो दैट पर्सन मस्ट बी सेट फ्री। उस व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, बेल दे दिया जाए। इसलिए कहा भी जाता है कि अरे भाई, आपने किसी को जुडिशियल कस्टडी में रखा और जब तक जजमेंट नहीं आया तब तक बिला वजह उसको हिरासत में क्यों रखा गया है? इसी को कहते हैं स्पीडी ट्रायल। और किसी ने कहा कि मैंने एसडीएम कोर्ट में काम करता हूँ, तो क्या बच्चे का विधि के बाद क्या हम अच्छा, ये विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार होगा। विधि व्यवसायी का मतलब क्या है? एडवोकेट। विधि व्यवसायी का मतलब है एडवोकेट। अब जरा देखो, अभी बात ये थी कि ये तो हकीकत की बात हो गई, एक पार्ट हो गया लॉ का। अब अगर पुलिस ने सैटरडे को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो क्या संडे को छोड़ दिया? नहीं। अरे मेरे बच्चे, आप याद रखना, सैटरडे संडे इसमें नहीं होता। 24 आवर्स एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात होता है। वो किसी भी दिन, क्या छुट्टी, उसके लिए छठ का कोई त्यौहार नहीं होगा कि छठ का त्यौहार होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बैठेगा। नहीं, बिल्कुल बैठेगा। वो 24 आवर्स होता है, पुलिस उसके सामने जाती है, और कई बार तो पुलिस घर पे चली जाती है जिस मजिस्ट्रेट के, कि देखो सर ये कैदी है, इसके खिलाफ ये मामला है, तो पुलिस अपने कागजात देती है और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को बाहर किया जाता है। ये जब कई बार लोगों ने मांग तो ये की है कि 24 घंटे जब पुलिस अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को रखती है, एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ जर्नी, उस समय भी उसमें उस कैदी के साथ लॉयर को होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता हमारे यहाँ, तो अभी ऐसा नहीं है। हमारे थोड़ा मामला भी बड़ा टेक्निकल है, लेकिन जर्मनी में, यूरोप में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है वहाँ पे, तो वहाँ तो मनमानी अरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, पुलिस किसी को पीटती पाटती नहीं। ये देखो एक्सेप्शन हर जगह है। अमेरिका में किस तरीके से पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ किया था वो पूरा जग जाहिर है। तो पुलिस का मिसयूज तो कई बार पावर का हो ही जाता है। लेकिन आप जरा सोच के देखो, किसी ने बात, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है? अरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज होता है। हमारा जो मजिस्ट्रेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। जो डीएम है, एसडीएम है, वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। जज को हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसे आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट कह लो,
मुंसिफ मजिस्ट्रेट सिविल मामलों को देखता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामलों को देखता है। वो डीएम नहीं होता, जिसको बेल देने का अधिकार है वो डीएम नहीं है, डीएम कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, एसडीएम कार्यकारी मजिस्ट्रेट है। यह है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनका मूल काम है पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। इन्हें भी व्यक्ति को समय समय पर हिरासत में लेने के तमाम अधिकार होते हैं, क्योंकि ये लोग व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लेकिन अंतिम परमिशन तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही देगा। बट फाइनल परमिशन विल बी गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अब आप देखो, ये तो राइट टू ये है कि किस तरीके से ग्राउंड बताया जाएगा, द पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये सारी बात हो गई। लेकिन एक एक्सेप्शन भी रखा गया है। हमारे यहाँ हर फंडामेंटल राइट में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही आता है, हमारे हर फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शन आता है। कैसे? अब देखो, एक तरफ तो हमारे यहाँ राइट टू लाइफ में पर्सनल लिबर्टी दी गई है, लेकिन अब मान लो एक तरफ उसका एक्सेप्शन दिया गया है। उसका एक्सेप्शन क्या है? एक तरफ तो राइट टू लाइफ में पर्सनल लिबर्टी है, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से कोई हिरासत में लगेगा नहीं। अगर किसी ने पूछा सर कैदी को ले जाने में अधिक टाइम लगे तो क्या होगा? अरे भाई, वो अधिक टाइम 24 आवर्स में नहीं जोड़ा जाएगा। कई बार पुलिस इसका ही मिसयूज करती है, वो 24 आवर्स में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए 22 और 21 कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। लेकिन अब आप देखोगे हमारे यहाँ ये भी संभव है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को हिरासत में तभी लिया जाएगा समबडी वायलेटिंग द लॉ। लेकिन हमारे यहाँ किसी को हिरासत में आप कब रखेंगे? जब पुलिस के पास सबूत है, जब पुलिस के पास सबूत है। विदाउट एविडेंस नोबडी कैन केप्ट बिहाइंड जुडिशियल कस्टडी। तो जब तक उसके पास एविडेंस नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगी, और एविडेंस इंक्वायरी में समय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ काम किया गया है। मान लो कि कोई टेररिस्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सब पब्लिक ऑर्डर को बहुत मुश्किल पहुंचा सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सॉवरेंटी के लिए खतरा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पब्लिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरा बनना चाहता है। अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिल ही नहीं पा रहा है, अब क्या किया जाए? इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ सबूत इकट्ठा करना, पुलिस को दोनों काम दे दिया गया। पुलिस भी की बड़ी समस्या है। पुलिस लोगों की निगरानी भी करे और उसके बाद भी एविडेंस भी कलेक्ट करे। एविडेंस कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है कि बिना किसी एविडेंस के भी, बिना किसी चार्ज के भी, केवल शक के आधार पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, एनीबडी कैन बी डिटेन। इसलिए आर्टिकल 22 के दूसरे पार्ट में ये भी लिखा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ तो हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ ये कह दिया गया है किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी ट्रायल के। बात याद रखना, जब हम नॉर्मली किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने लाते हैं, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, फिर ट्रायल शुरू हो जाता है, पुलिस चार्जशीट लाती है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी एविडेंस के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बात ध्यान सुनने की, इसका मतलब है दिस इज जस्ट लाइक अ रोलेट एक्ट। नो एडवोकेट, नो अपील, नो प्लीडिंग, यानी नो अपील, नो दलील, बिना किसी दलील के, अपील के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के हम किसी व्यक्ति को जेल के पीछे भेज सकते हैं कम से कम 3 महीने। 3 महीने के लिए तो मैं किसी व्यक्ति को जेल के पीछे फॉर 3 months, 3 महीने तो मैं किसी व्यक्ति को जेल के पीछे भेज सकता हूं। ये अब हमारे यहाँ स्टेट का पावर है। तो आपको इसका मतलब क्या है? तो बेकार हो गया, तो सच में बेकार हो गया। इसीलिए कहते हैं निवारक नजरबंदी। तो ये प्रिवेंटिव क्यों है? अच्छा, नजरबंदी का मतलब है, ये उर्दू शब्द है, अरेस्ट करना, डिटेन करना, दैट इज नजरबंदी, डिटेंशन। नजरबंदी का नजरों से कोई संबंध नहीं, आंखों से कोई संबंध नहीं, नजर से कोई संबंध नहीं, नजरबंदी है। तो इसका मतलब है कि ये निवारक क्यों है? क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, बल्कि हम उसको भविष्य के अपराध से रोकना चाहते हैं। तो आप कहोगे सर ये बताओ
कि किसी ने बोला सर न्यायालय में पुलिस बहुत बोल बन जाते और डांट भी बहुत खाते सर। हाँ बिल्कुल। अरे न्यायालय के सामने, जो न्यायालय का मतलब लॉ है ना, तो जस्ट तो ये मान के चलता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने आया हुआ है वो निर्दोष है, पुलिस ने उसको फंसा रखा है, एक्सेप्ट इन SC ST केस। अदरवाइज ये जज तो हमेशा मान के चलता है कि एवरीबडी इज इनोसेंट। इसलिए आप देखोगे पुलिस के ऊपर बड़ा नियंत्रण होता है लॉ का, और जज इज अ कस्टोडियन ऑफ लॉ, जज इज कस्टोडियन ऑफ लॉ। तो ये बात अपने आप में ध्यान रखने की है। इसलिए दोस्तों 3 महीने के लिए उसे, यानी बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी आरोप पत्र के, विदाउट एनी चार्जशीट, विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी चार्जशीट, विदाउट एनी प्लीडिंग, व्यक्ति को पुलिस जेल के पीछे रख सकती है। इसका मतलब है ये तो पुलिस की पावर हो गई। निवारक नजरबंदी का मतलब क्यों? क्योंकि उसे भविष्य में, क्योंकि उसे भविष्य के अपराध से रोकना है। और वो अपराध नहीं बल्कि भविष्य में वह व्यक्ति क्या करने वाला है, दैट पर्सन मे बी क्रिएटिंग डेंजर फॉर द सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, क्योंकि वो संप्रभुता के लिए खतरा पहुंचा सकता है, क्योंकि वो दैट पर्सन कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है। पर्सन कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर पब्लिक सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वो समस्या पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब है आई वांट टू अरेस्ट अ पर्सन, हम किसी व्यक्ति को जेल में इसलिए रखना चाहते हैं कि आई हैव सस्पिशन, आई हैव अ डाउट दैट द पर्सन माइट कमिट सम ऑफेंस इन डेज टू कम, कि वो आने वाले समय में कोई न कोई ऐसा अपराध कर देगा, इससे हमने उसको पकड़ लिया। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हो गई, हमें कैसे पता चल जाएगा, पुलिस को कैसे पता चल जाएगा? हाँ इसी बात को बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पुलिस को कैसे पता चले, किसी रात को महिला कारागार में नहीं रख सकते। हाँ, महिला को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता रात में, सेंट्रल जेल में तो रखा जा सकता है। भाई सेंट्रल जेल जिसको भेज दिया गया रात क्या दिन, तो महिलाओं को कोशिश की जा रही कि अलग सेल बनाई जा सके, ये बात ध्यान रखा जा रहा है। तो बच्चों देखो, किसी व्यक्ति को हम पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, इसका मतलब है जेल में रख सकते हैं 3 महीने तक। अब ये इसलिए बनाया गया, इसका मतलब है कि इसीलिए आप देखोगे जब आर्टिकल 22 रखा गया तो सम क्रिटिक्स आर, हमारे बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि यार ये बताओ, ये भारतीय संविधान यानी फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हो या हमें फंडामेंटल बना रहे हो या मेंटल बना रहे हो? अरे भाई, अंग्रेजों के काले कानून को फंडामेंटल राइट में रखने की क्या जरूरत थी? अब हम देश आज़ाद हो गया, उसके बाद अंग्रेजों के ऐसे कानून को रखा गया है। यही तो रोलेट एक्ट था जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर दिया था, और वो पार्ट हमने फंडामेंट ले लिया। इसे सो मेनी पीपल आर सेइंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉलोनियल इन नेचर, हमारा संविधान मूलतः अभी भी उपनिवेशवादी है, अंग्रेजों के सिस्टम पे चल रहा है। ऐसा प्रावधान कैसे किया जा सकता है कि बिना किसी आरोप के, बिना, ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये तो रूल ऑफ पुलिस है। ये तो स्टेट का मतलब है कि आप किसी को भी, और आपने देखा होगा कि, और आजकल तो एक पत्रकार था कन्नन जो केरला से आया था, यूपी में जा रहा था, योगी बाबा ने उसको पकड़ के जेल में भेज दिया होंगे, जाओ। उसके ऊपर क्या था कि वो निवारक नजरबंदी 22, तो 22 में 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी पार्ट लिखे गए हैं। इसका मतलब है, और कोई अगर मान लो कोई विदेशी शत्रु हो जाए, जिसको हमने विदेशी शत्रु घोषित कर दिया, उसे भी 24 आवर्स के में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के कोई आधार नहीं है। निवारक नजरबंदी का मतलब है 24 आवर्स में उसे कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। निवारक नजरबंदी का मतलब है चार्जशीट की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये बताओ, ग्राउंड बताया जाएगा? बताना जरूरी नहीं है, बताया जा सकता है। फिर वकील रखने का अधिकार होगा, हाँ वकील रखने का अधिकार होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा कम कर दिया गया है, बहुत थोड़े अधिकार उसको दिए गए हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ हिरासत में रखने के 2 आधार हैं, एक तो है विधि के उल्लंघन के बाद जो ये है, और एक है विधि के उल्लंघन के बिना या विधि के उल्लंघन के पहले जो ये प्रावधान है। इसलिए इसकी बड़ी आलोचना होती है। फंडामेंटल राइट के पार्टी में रखने पर इससे बड़ा बवाल था, क्योंकि दोस्तों ये जो निवारक नजरबंदी का प्रावधान दुनिया में कब लागू होता है?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप और अमेरिका में लागू किया गया था, बिकॉज दिस वॉज अ फेज ऑफ अ क्राइसिस। किसी बच्चे ने पूछा सर अनुच्छेद कैसे याद किया जाए, अरे ये मेरे बच्चे अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप याद रखो, क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। बड़े बच्चों के लिए पहले फैक्ट नहीं, पहले कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, जो जरूरत का अनुच्छेद होंगे याद हो जाएंगे, बाकी अनुच्छेद पर इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, अनुच्छेद पर इतना ध्यान नहीं देना है। और जैसे हम फंडामेंटल राइट्स से आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा कि अनुच्छेद को इतने ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी बच्चन का मिलने के लिए कहाँ और कब आए, तो दोस्तों आ सकते हो कभी भी 10:45 पे, मंडे से आ सकते हो 10:45 पे, या मुखर्जी नगर में आ जाना, हम रहते हैं। तो भविष्य सॉवरेंटी, इनको हम हिरासत में लेंगे। अब आप देखोगे इसीलिए हमारे दो प्रकार कानून आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों संविधान निर्माताओं ने रखा, तो अब जरा हम देखें कि इस बात को कर दें कि क्यों हमारे यहाँ ऐसा रखा गया। आर्टिकल 22 में निवारक नजरबंदी क्यों रखी गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों रखा गया, तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। कि प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा ही क्यों गया, तो सवाल है कि ये क्यों रखा गया, वाई, ये क्यों रखा गया, क्योंकि बस ध्यान में रखना है वो दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन अपराध को रोकने के लिए नहीं है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने कहीं चोरी कर लिया। जैसे किसी बच्चे ने सर नोट्स कैसे बनाए, अरे बच्चे देखो, बस जो हम जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं उसी बात को एक बेसिक देख लो, इतना ही, मतलब पॉइंट्स वाइज है ये सब सारी चीजें। नोट्स ऐसे हो सकता है, आप ये बात ध्यान रखने की है। अभी देखो निवारक नजरबंदी का भी बहुत मिसयूज है। मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, उसके लिए निवारक नजरबंदी नहीं है। कोई व्यक्ति पॉकेट मारता है, उसके लिए निवारक नजरबंदी नहीं है। निवारक नजरबंदी उन लोगों के लिए रखा गया था जो आतंकवादी किस्म के हैं, टेररिस्ट हैं, जो ये ऐसे लोगों के लिए प्रावधान किया गया था विच वर टेररिस्ट, जो आतंकवादी किस्म, वो यही प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं कि निवारक नजरबंदी का पॉलिटिकल अपोनेंट खिलाफ यूज कर देते हैं, मिसयूज इज मोर। इसलिए हमने ऐसे लोगों के लिए रखा था जो राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा पहुंचा रहे हो। मान लो कि किसी अलगाववादी संगठन के लोग हैं, कश्मीर में आप देखोगे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए रखा गया है। किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है, कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है, जो जो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, वो संप्रभुता के लिए, ही इज क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर सॉवरेंटी, he is a creating threat for sovereignty and security of a nation। वो राष्ट्र की सुरक्षा, सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे आदमी के लिए ये प्रावधान रखा गया था, न कि चोरी करने वालों के लिए और न कि सामान्य व्यक्ति पत्रकार के लिए, बिल्कुल नहीं। तो यूपी सरकार ने क्या किया था, एक जर्नलिस्ट को हिरासत में ले लिया था। तो इस वजह से आप देखोगे फिर इस पे बड़ा बवाल आया। तो पहला तो इसका बड़ा मिसयूज है। इसका मतलब है ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये एक्सेप्शनल प्रोविजन है। देखो दोस्तों, जब भी इसकी आलोचना करते हैं, कई लोग कहते हैं ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो देखो हमारी कंडीशन भी तो अलग है, हमारी कंडीशन भी तो अलग है। तो जर्मनी में तो ऐसा है कि पुलिस किसी घर में घुस ही नहीं सकती। अब हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाए तो कोई चोर घर में ही बैठा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो कंडीशन भी थोड़ा हमें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि वहां की परिस्थितियां अलग कैसे हैं। और हमने ये बात क्यों रखी है बच्चों, देखो हकीकत की बात यह है कि जब शरीर का कोई पार्ट कई बार गड़बड़ हो जाता है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। किसी अगर पुलिस कई दिन से हिरासत में और यह दिखाने की कोशिश करती है, अरे कई देखो हकीकत की बात मत पूछो बच्चों, मैं क्या बताऊं, कई बार पुलिस किसी को लॉकअप में रख लेती है और पुलिस के रजिस्टर में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा ही नहीं गया है कि वो अरेस्ट हुआ है, तो आप क्या समझ पाओगे। इसे मिसयूज तो बहुत है, उसके चक्कर में मत पड़ो, बेसिक बातें पढ़ लो। क्योंकि अभी हमें एक बेसिक बात, काम के एग्जाम पर विवाद तो बड़े सारे हैं, तो ये हमारा प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। तो पुलिस तो क्या करती है भाई, पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, उसने पुलिस की डायरी में उसका नाम लिख रखा है, नाम ही नहीं लिखती।
इसे कई बार आप देखते होंगे, किसी कोई कोई पता चला कि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, और पता चला कि 3 दिन बाद किसी व्यक्ति ने देखा कि पुलिस की जिप्सी में बैठ गया था और 3 दिन बाद गायब हो गया। अब जब लोग थाने में गए, पता चला उसका नाम ही नहीं है। पुलिस ने कहा भाई हमने तो अरेस्ट किया ही नहीं। तो ये व्यवहारिक समस्या है मेरे बच्चों, ये व्यवहारिक समस्या आप मत जाओ, किताबी दुनिया पढ़ लो। अभी एक बार पहले आगे बढ़ोगे तब तो व्यवहारिक समस्याएं दिखेंगी। अरे अभी बारात में गए नहीं, पूछ रहे हो शादी के बाद क्या होता है बच्चों। इसे थोड़ा सा सब्र रखो, धीरज रखो। तो इस आधार पे किसी को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। ये बेस था प्रिवेंटिव डिटेंशन का। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हो कई बार आप देखोगे अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है होम्योपैथी की गोली खाने से काम न चले, फिर तो सर्जरी करवानी पड़ती है। अब सर्जरी करवाना अच्छी बात तो नहीं है, बहुत दर्द करता है, फिर भी होता है। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हमने रख दिए थे, संविधान माताओं से रख दिए थे। कभी आप जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर क्या, दिल्ली में देखो लॉरेंस बिश्नोई जैसा, दिल्ली में आके गैंग चलाने वाले लोग हैं, अतीक अहमद जैसे माननीय लोग हमारे यहाँ थे। अब ऐसे ऐसे लोग थे, जब अब कहो कानून टफ नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। इसलिए ये अपने आप में निश्चित तौर पर समस्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति निवारक नजरबंदी में रखा गया है, उसके लिए कहाँ पे, अब क्या क्या आप कहोगे सर ये बताओ, अगर निवारक नजरबंदी में रख ही लिया गया तो फिर उसके ऑप्शंस क्या है। अगर निवारक नजरबंदी में रख लिया गया तो उसके ऑप्शंस क्या है। तो पहला, उस व्यक्ति को जो नजरबंदी में रखा गया है, उस व्यक्ति को ऑप्शन ये है, विकल्प उसके पास क्या है कि पहला, तो वो भी उसे यह बताया जाएगा कि उसे सूचना दी जाएगी, ही और सी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, सूचना दी जाएगी उसे नजरबंद क्यों किया गया। लेकिन हर चीज का एक्सेप्शन है, ये भी लिखा गया है। और ये सारी बात कहाँ है, आर्टिकल 24 के क्लॉज 4 के 7 से। तो किसी बच्चे ने कहा अतीक अहमद निवारक नजरबंदी में था, नहीं बच्चे, वो निवारक नजरबंदी में नहीं था, वो बाकायदा जुडिशियल कस्टडी में था। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, वो निवारक नजरबंदी में नहीं था। तो अब सूचना दी जाएगी। और दूसरी बात है, लेकिन अगर सुरक्षा के हित में प्रतिकूल हो, उसे सूचना देने से मना भी किया जा सकता है, और उसे न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। दैट पर्सन इज अलाउड टू मेक हिज और हर ओन रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। उसे न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। पक्ष रखने का अधिकार होगा। he or she must be allowed to have their own representation in court of law। उसे न्यायालय अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, उसे सूचना दी जाएगी, और अगर सूचना सुरक्षा खिलाफ है, सूचना विथहेल्ड कर ली जाएगी, सूचना भी नहीं दी जा सकती। किसी ने कहा मंत्रियों को निवारक नजरबंदी में ले सकते हैं, अरे हाँ किसी को भी ले सकते हैं दोस्तों, अभी तो मिसयूज तो सोच रहा, अभी देखना। तो ये उस अधिकार है निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों को भी, जो आर्टिकल 24 के क्लॉज 4 से सब क्लॉज 7 तक लिखित किए गए हैं। और अब देखोगे हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को भी है, संघ सरकार को भी है, और राज्यों को भी है। जैसे यूपी गवर्नमेंट अपना निवारक नजरबंदी कानून बना सकता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपना बना सकता है, छत्तीसगढ़ अपना बना सकता है, और पार्लियामेंट अपना बनाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, सर आप सिर्फ हिंदी में लिखे कमेंट पढ़ते हो। नहीं 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 बच्चे, अब देखो जो इंग्लिश में अब तक के बारे में नहीं बता मुंडे, अच्छा मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचो। राष्ट्रपति को भी इसमें ले सकते हैं, अरे मेरे बच्चे ऐसे राष्ट्रपति को मत लो नजरबंदी। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट क्या बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या बनाया, बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए निवारक नजरबंदी के, जो बाद में खत्म करने पड़े। इससे ही पता चलता है कि दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ हाईली मिसयूज। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। कैसे, अभी आप देखो कौन कौन से निवारक नजरबंदी कानून बनाए खत्म किए। जैसे बहुत जिसका मिसयूज हुआ, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट,
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये मीसा था, ये 71 बनाया गया, बाद में से खत्म किया गया। अब देखो इसका मिसयूज कैसे हुआ। मीसा में सारे अपोजिशन के नेताओं को बंद कर दिया गया। अब विपक्षी दल के नेताओं को बंद करने का, इसलिए तो हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी कानून नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों सवाल कानून से नहीं है, लोग कहते हैं सेडिशन का, देशद्रोह कानून बुरा है। प्रॉब्लम यह है उस कानून का मिसयूज ज्यादा है, उस कानून का मिसयूज ज्यादा है। और हम बच्चों से हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, पहले एक बार अच्छे सुन लो। हमेशा कमेंट करते रहोगे ना तो फिर ध्यान सुन नहीं पाओगे। आप याद रखना, नॉलेज का पहला आधार है सुनना। मैंने पहले बता रखा है आपको, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बोलना सीखता है तो सुन सुन के बोलता है। जो बच्चा कभी सुन नहीं पाता, कभी बोल नहीं पाता, बड़े ध्यान सुनने की जरूरत है। इसी कमेंट थोड़ा कम करना चाहिए, पहले एक बार अच्छे से बोलो। क्लास में बाद में पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अब बीच बीच में आप कमेंट ही कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फिर आप बात को सुन नहीं रहे हो ध्यान से। तो अब थोड़ा सा मेरी बात सुन लो, आगे बढ़ने दो। अब हमेशा कमेंट करते रहोगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होगा ना, फिर मेंटल ब्लॉक बना रहेगा। क्योंकि जब आप पूछने में ध्यान रखोगे तो कभी आप मेरी बात ध्यान सुनोगे नहीं, और आपके काम का जो भी सवाल होगा आप याद रखना उस सबका उत्तर मिल जाएगा। आगे तो बढ़ने दो। इसी बच्चों को लगता है पूछे पूछे पूछे, नहीं नहीं, सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों। अब यही कई बार बच्चे गड़बड़ी करते हैं, उनको लगता है कि फिर तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इसलिए इस समय को यूटिलाइज करो। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, अब देखो इसका मिसयूज क्या है। हमने तो ये कानून बना रखा था टेररिस्ट के खिलाफ, सॉवरेंटी बचाने के लिए, और यहाँ तो पता चला अपोनेंट के खिलाफ, विपक्षी दल के खिलाफ यूज होने लगा। अरे भाई विपक्षी दल नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। ये इसका मिसयूज है। इसीलिए आप देखो दोस्तों, सवाल मोबाइल का थोड़ा ही है, सवाल मोबाइल के मिसयूज का है। मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, वैसे अगर आप कहो कानून अच्छा है बुरा नहीं है, किन लोगों के हाथों में है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी चीज से मिसयूज करना होगा तो पता चला कि तिहाड़ जेल में तो कैदियों ने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ तोड़ के चाकू बना लिया, ये भी कई बार हो जाता है। अब दूसरी बात देखो कि ये कानून रद्द कर दिया गया, दूसरा फिर क्या बना, टाडा, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ terrorist activities and prevention of disruptive, आतंकवाद और विध्वंसात्मक निरोध कानून, डिसरप्टिव एक्ट। अब देखो ये टाडा था, इसमें संजय दत्त बंद थे। अब ये इसलिए बहुत बड़ा नोटोरियस हो गया था कि फिल्म एक्टर संजय दत्त से बंद हो गए थे। अब देखो संजय दत्त ठीक है कि AK-47 रखे, भाई बड़े बाप के बेटे थे। कई बार देखो बच्चों, बड़े बाप के बेटे यही प्रॉब्लम आती है। कई बार जो बच्चे गांव से आते हैं उनको लगता है भाई मैं तो बड़ा खराब हूँ मैं। अरे बच्चों चिंता मत करो, जो बच्चा गांव से आता है, गरीब होता है, उसको जीवन में हर चीज की कीमत पता होती है, वो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। अमीर बच्चों के अपने प्रॉब्लम है, अमीर ही बच्चे थे संजय दत्त, अब ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए। महानगरों में तो बड़ी समस्या है, अब हथियार रखना शुरू कर, वेपन्स रखना शुरू कर दिया, और इसी चक्कर में वो टाडा में चले गए। अब जरा सोच के देखो, टाडा कितना सख्त कानून था। संजय दत्त ने तमाम प्रॉब्लम की होगी, लेकिन ही वॉज नॉट टेररिस्ट। संजय दत्त टेररिस्ट थोड़े थे। और टाडा कब बना था, जब पंजाब में टेररिज्म आ गया, पंजाब में मिलिटेंसी आई, टाडा बनाना पड़ा। 71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, उस समय मीसा बनाना पड़ा। तो कानून में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कानून का मिसयूज हो गया वो तो प्रॉब्लम थी ही। और हमारे तो अब देख ही रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव एक्ट, आतंकवाद और विध्वंसात्मक विरोधी अधिनियम, तो ये अपने आप में टाडा है। आप देखोगे कि और ये कानून, निवारक नजरबंदी वाले कानून और खतरनाक क्यों होते हैं।
क्योंकि देखो दोस्तों, जो हमारे सामान्य कानून है उसमें पुलिस ने कोई बात कही उसे एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन निवारण जरबंदी में तो पुलिस ने भी कोई बात कही एविडेंस मान लिया जाता है। हाँ, पुलिस का अधिकारी सीनियर होना चाहिए, तो पुलिस की बात को भी एविडेंस मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस की पावर बढ़ जाती है। लेकिन बाद में आप देखोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ बात करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहता है कि अरे भाई, इन सब कानून को हटाओ, ये सब कानून को हटाओ। तो ये बड़ी खास बात थी, इन सब कानूनों को हटाने के बाद ही सब अधिकार बनेंगे, नहीं तो जब तक आप कानून नहीं हटाओगे तब तक हमेशा ऐसे इसका मिसयूज होता रहेगा। और तीसरी बात, टाटा बन गया, उसके बाद मीसा बन गया, उसके बाद फिर क्या आया, कोटा बना। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, अब जाए तो हमारे यहाँ 2001 में हमारी पार्लियामेंट पे हमला हो गया, दिसंबर 2001 में हमला हो गया, और जैसे हमला हुआ उसमें बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय क्या बना दिया, पोटा। वो टाडा का ही दूसरा रूप था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो पोटा बन गया। अब जरा सोच के देखो, अब पोटा जब बना तो पोटा में तो ये प्रावधान था, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार को ये भी अधिकार है कि संसद जब कोई कानून बनाती है निवारण जरबंदी के, तो उसमें भी मैक्सिमम डिटेंशन का फेज रख सकती है। संविधान में केवल 3 महीने की बात लिखी गई है। संविधान में लिखा गया किसी व्यक्ति को नजरबंदी 3 महीने बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी बात क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 में यह भी लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है उस संसदीय कानून के अनुसार, उस संसदीय कानून के अनुसार। तो पोटा में तो ऐसा था कि जिस व्यक्ति को एक बार अगर पकड़ लिया जाए तो 6 महीने के पहले जेल के बाहर आ ही नहीं पाएगा, 6 महीने के पहले तो जेल के बाहर आ नहीं पाएगा वो। तो इसलिए देखोगे, और ये सब कानून कठिन क्यों होते हैं, न तो बिफोर 6 मंथ के पहले जेल के बाहर नहीं आ पाएगा, और खास बात है इसमें पुलिस ऑफिसर को भी अधिकार होगा कि वो एविडेंस दे सकता है, पुलिस ऑफिसर को अधिकार होगा एविडेंस दे सकता है। इसलिए इसको भी एनएचआरसी ने रिकमेंडेशन दिया था खत्म किया जाए। अब जरा सोच के देखो, इन सारे मीसा खत्म कर दिया गया, टाटा खत्म कर दिया गया, आज की डेट में तीनों में कोई कानून नहीं है, ये इसका मिसयूज है। अब सवाल यह है कि कानून बदल देने से बात नहीं बनेगी, मिसयूज तो बहुत ज्यादा होता रहता है। क्योंकि मिसयूज कैसा है कि किसी विपक्षी दल के लोग को बंद कर दिया, मिसयूज का अब हर पार्टी ऐसा काम करती है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक बड़े डॉक्टर विनायक सेन को जेल में बंद कर दिया था, उन पर आरोप था कि नक्सलियों से मिले हुए। फिर कांग्रेस सरकार आई तो उनको छोड़ दिया, और वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के नेता थे, बहन जी गवर्नमेंट थी, वहां उनको बंद कर दिया, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। इसका मतलब ये है कि फिर आप कहोगे सर ये बताओ कौन से निवारण जरबंदी वाले कानून अभी चल रहे हैं, ये सब तो बने खत्म हो गए, जो निवारण जरबंदी वाले कानून अभी चल रहे हैं उनमें कौन से हैं, ऐसे कानून जो अभी भी चल रहे हैं, तो जो यूपीए है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भी कानून है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो जो यूपीए सरकार ने 2004 में बनाया, ये कानून अभी भी चल रहा है। और बीजेपी सरकार जैसे हटी, यूपीए सरकार आई, यानी कांग्रेस सरकार आई, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए सरकार आई मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तब उसने क्या कर दिया, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी अवैधानिक विरोधी, यानी गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंधित अधिनियम का निर्माण किया गया, और अभी भी ये काम कर रहा है, अभी भी ये है। इसलिए निवारण जरबंदी का प्रावधान खत्म नहीं हुआ है। दूसरा कौन सा है, उसमें लिखा है कोफे पोसा,
ओफीपोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। यही कानून अभी चल रहा है, ये कानून बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहो, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, जो कि इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा का कोई लेन देन कर दे। मान लो कि कोई भारत में अवैध रूप में डॉलर लेके चलाए, भारत में कोई अवैध रूप में कोई विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज दे। कई कई लोगों के खिलाफ ऐसे आरोप लगे भी हैं। तो ये यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसे को बिना बैंकिंग के द्वारा, बिना बैंक के माध्यम से अमेरिका भेज देना। तो आप याद रखो कि अगर बिना बैंक के माध्यम से अमेरिका भेज देंगे फिर तो ये अपराध है, फिर हमने टैक्स बचा लिया, टैक्स की चोरी की, फिर तो हमने टैक्स की चोरी की। तो ये भी कहा जाता है कि कई बार ऐसे प्रावधान होते हैं और इसीलिए इनके मिसयूज को रोकने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। अब तीसरी बात देखो, एनएसए भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे रासुका कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये भी अभी भी निवारक नजरबंदी का प्रावधान है जो बना हुआ है। तो हमारे अभी भी ऐसे निवारक नजरबंदी के प्रावधान है जो लोकतांत्रिक देशों में नहीं होने चाहिए, जो लोकतांत्रिक देशों में कल्पनातीत है। तो अब आप देखोगे, अगर ये लोकतांत्रिक देशों में जो कल्पनातीत है नहीं होने चाहिए, तो हमारे यहाँ है क्यों? तो फिर वही बात है दोस्तों, जब भी फंडामेंटल राइट लिखा गया हमारे यहाँ, एक बात में विवाद हमेशा था कि मूल अधिकार तो लोगों को होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकार कितना हो जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता अखंडता खतरा न पहुंचा दे। मूल अधिकार इतना न होना कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को ही खतरा पहुंचा दे। इसलिए आप याद रखो, इसलिए स्वाभाविक तौर पर अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता को ही कोई खतरा पहुंचा रहा है, फिर तो उसके लिए प्रावधान होगा। लेकिन इस बात में कैसे अंतर किया जाए, समस्या कहाँ पर आती है? देखो, चाहे देशद्रोह कानून का मिसयूज हो, चाहे पोटा का मिसयूज हो, समस्या कहाँ पर आती है? समस्या ये है कि ठीक है, इन कानूनों का उपयोग कब हो जाए? इफ इट इज अप्लाई फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए, संप्रभुता बनाए रखने के लिए, सॉवरेंटी बनाए रखने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर विपक्षी दल को हतोत्साहित करने के लिए है, विपक्षी दल को पीछे करने के लिए है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। या सरकार का विरोध रोकने के लिए है, तब प्रॉब्लमेटिक है। सरकार की आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, अब इसके द्वारा ये नहीं प्रयास किया जाए सरकार की आलोचना रोक दिया जाए, यही सबसे बड़ी मिसयूज की जड़ है। और इसका मतलब प्रॉब्लम कब आती है कि जब सरकार सोचे कि हम सरकार के क्रिटिज्म को रोक दें, विपक्षी दल को हतोत्साहित कर दे, ये इसका मिसयूज है। और अगर इन कानूनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोस्तों अगर इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेंटी के लिए किया जाए, तो ऐसा होना चाहिए। इससे सच मानो निष्कर्ष ये है, सच मानो ये मानवाधिकार के खिलाफ है, लेकिन निष्कर्ष ये है दोस्तों, ये आवश्यक बुराई है। इट इज नेसेसरी एबल। सच मानो दवाई बुराई ही तो होती है, हर दवाई का साइड इफेक्ट है। इसलिए हमें निष्कर्ष बात हमें याद रखनी है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, फिर भी दवाई रखते हैं, क्योंकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि साइड इफेक्ट के। उसका पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस बात को रखते हैं दोस्तों। और इसके मिसयूज कर रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें सुझाव दे रहा है। अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह पुलिस स्टेशन लगाए जा रहे हैं, तो तमाम टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली जा रही है, जिससे हम इन चीज़ों का मिसयूज कम से कम रोक पाए। यही है दोस्तों आर्टिकल 22। इसका मतलब है हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी 3 प्रकार की हो गई। निवारक नजरबंदी एक होगा 3 महीने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है।
और दूसरा होगा 3 महीने से ज़्यादा। अगर मान लो किसी को हमें निवारण नजरबंदी 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो लास्ट वाला पॉइंट आपको बता दें कि भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अभी हम आर्टिकल 22 की बात ही कर रहे हैं, ये सारी बात आर्टिकल 22 की है। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 प्रकार का है। थ्री टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। तो जो हमारे यहाँ पहला पहला तो है 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए तो किसी प्रकार के न्यायपालिका की आवश्यकता है ही नहीं है। 3 महीने तक किसी को भी कभी भी रखा जा सकता है। दूसरी बात, और मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को रखना हो, कंडीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 22 में दिया गया है। 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज की योग्यता वाले व्यक्ति या हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कौन सा हाई कोर्ट, जिस राज्य में उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। यूपी में पकड़ा गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार में पकड़ा गया पटना हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश में तो भोपाल हाई कोर्ट। इसका मतलब है उच्च न्यायालय के उस जज जो कि हाई कोर्ट का जज होगा, उसके चेयरपर्सनशिप में, उसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी और वो अगर परमिशन देगा कि व्यक्ति को डिटेंशन 3 महीने ज्यादा बढ़ाया जाए तभी ये बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज समाप्त हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 22 में, अगर किसी के डिटेंशन को 3 महीने से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो ये फिर परमिशन कौन देगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा ये परमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लो पुलिस के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, पुलिस के ऊपर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। दूसरी बात है, और उसके अलावा जैसे पोटा में, उसके अलावा संसदीय विधि के द्वारा भी अधिकतम नजरबंदी का निर्माण किया जा सकता है। एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिटेंशन कैन ऑल्सो बी मेंटेन थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट। तो जैसे पोटा में क्या था कि किसी व्यक्ति को पोटा में बंदी बनाया जाएगा तो फॉर 6 मंथ, 6 महीने के पहले कुछ हो ही नहीं सकता। और ये भी 22 में लिखा गया है, ये भी 22 में बाकायदा लिखा गया है। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की नज़रबंदी है। ज़्यादातर मामलों में 3 महीने से कम की नज़रबंदी रखते हैं, लेकिन कई मामलों में कश्मीर वगैरह में देखेंगे 3 महीने से ज़्यादा की भी नज़रबंदी रखी गई, साल तक की नज़रबंदी रखी गई और वहाँ पे डिटेंशन रखा गया। तो ये हमने आवश्यक बुराई इसलिए अपना रखी है कि देश की सुरक्षा बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे, इसलिए थोड़ी मोड़ी बुराइयाँ हो सकती हैं। अब बच्चों, अब जरा हम इस बात को देखें। अब देखो, हमने 2 अधिकार पढ़ लिए, पहला इक्वलिटी का, दूसरा लिबर्टी का। इक्वलिटी लिबर्टी का अधिकार पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जो अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अभी तक हमारे अधिकार में व्यक्ति बात हो रही थी, व्यक्ति आज़ादी की बात हो रही थी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही थी। और अब आप सवाल ही पूछ सकते हो, आर्टिकल 22 से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। क्योंकि सच मानो इन सब आर्टिकल के पीछे आपको नहीं पढ़ना, बेसिक जो बात है वो याद रख लेनी है, और इतना बेसिक बात याद रख लिया तो काम चल जाएगा। लास्ट में हम बता देंगे, कुछ क्वेश्चन बता देंगे आपको कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देंगे। अब किसी बच्चे ने पूछा आपसपा, अरे मेरे प्यारे बच्चे, आपसपा का रिलेशन 22 के साथ नहीं है, आसपा आगे आएगा तो उसके पीछे परेशान मत होगी। अब किसी बच्चे ने पूछा सर पोटा का भी यूज होता है, नहीं, अरे जब कानून खत्म हो गया तो कैसे यूज होगा, जब समाप्त हो गया। पोटा का यूज होने का मतलब क्या है, आपका ये सवाल है, बताओ सर एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दें। एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता बच्चों। क्या
पोटा में 1 महीने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। अरे पोटा में 1 महीने के लिए नहीं, सीधे 6 महीने के लिए होता है अरेस्ट। किसी बच्चे ने पूछा समानता बड़ी है कि न्याय, तो बच्चों न्याय बड़ा है, आगे आपको बता देंगे। समानता उसी का बच्चा है। किसी ने बच्चे ने पूछा रासुका बताए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अरे भाई रासुका में भी वही है कि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, फिर वही सारे निवारण नजरबंदी के प्रावधान एक ही तो हैं। तो सारे निवारण नजरबंदी के प्रावधान एक ही हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, न कोई चार्जशीट, न कोई दलील, न कोई वकील, सीधे उसको जेल में रखा जाएगा। किसी ने पूछा एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी है। इसने कहा अनुसूची 14, अरे बच्चे 14वीं कोई अनुसूची है ही नहीं है। अच्छा, अब किसी ने कई बच्चा इसी बात में परेशान है कि नियम अधिनियम में क्या फर्क होता है। अरे मेरे बच्चे बता देंगे, आगे पढ़ने दो, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, किसी ने सर महबूबा मुफ्ती को, हाँ सब इसी सब में लिया गया था, सर महिलाओं को फांसी दी जाती है भारत में। अरे भाई कोई भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम करेगा, किसी को भी फांसी दी जा सकती है। किसी बच्चे अधिकतम कितने दिनों तो नजरबंदी होती है, कंडीशन पे सरकार तय करती है, पुलिस तय करती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी आपको तो किसी व्यक्ति को 6 महीने के बाद भी रखा जा सकता है। किसी ने, आफ्ताब ने कहा पोनिटिव डिटेंशन। अरे आफ्ताब याद रखो, पोनिटिव डिटेंशन क्या है, ये है जैसे कहते हैं दंडात्मक नजरबंदी। दंडात्मक नजरबंदी का मतलब होता है विधि के उल्लंघन के बाद किसी को रखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, विधि के उल्लंघन के पहले किसी को रखा जाए तो प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव का मतलब है कि विधि के उल्लंघन के पहले, प्रिवेंटिव का मतलब विधि के उल्लंघन के बाद। सर वो समझ नहीं। अच्छा, किसी बच्चे को क्लॉज नहीं समझ, अरे बच्चों क्लॉज बहुत चिंता मत करो, बेसिक आइडिया मोटा मोटा देख लो, क्लॉज बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर कहे आईएएस एग्जाम में बहुत आपको लॉयर नहीं बनना है, एक बेसिक आइडिया देखना है, उसका आइडिया देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। तो अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे सब चीजें फिर रिपीट होंगी। अच्छा, किसी पूछा बच्चे 22 का सब आर्टिकल, अरे मेरे बच्चे जो हमने बताया देखो, उसको ऐसे आप देख लो, जो हमने बताया भी, जो पीडीएफ आपका मैं दिखा दूं, लगा हुआ है पीडीएफ, पीडीएफ लगा था फंडामेंटल राइट वाला। पीडीएफ लगा था आर्टिकल वाला। अच्छा कोई बात नहीं। तो पीडीएफ में देखो, अच्छा किताब का मुख्य पेज, एक मिनट देना। तो बच्चों, तो अच्छा अभी यहाँ पे आज हमने पीडीएफ नहीं लगाया था, लेकिन 22 में 7 आर्टिकल है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7। उन 7 क्लॉज को हमने कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको। तो आप कहोगे फिर मैं आपको क्लॉज भी दिखा दूंगा, लेकिन बहुत क्लॉज देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए क्लॉज दिखाने का मतलब आप पे बिला वजह और बोझ बढ़ेगा आपको। अच्छा है कि उस बात को पहले आप पढ़ लो, कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद फिर क्लॉज देख लेना। अच्छा, किसी ने कहा रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए पहले एक एक पार्ट देखे। जो आप देखिए ये बुक है बच्चों, तो कई बार बच्चे ने पूछा है कि एक बुक आप पढ़ सकते हो, सारी आपको समस्या दूर हो जाएगी, और आपको आर्टिकल नहीं पढ़ने, पूरी कहानी जैसी स्टोरी आपको पता चल जाएगी कि मेन आपको स्टोरी के रूप में पढ़ना है बाकायदा, न कि फैक्ट रूप में आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्टोरी जब पढ़ोगे तो बाकी फैक्ट अपने याद हो जाएगा। तो किसी बच्चे पुलिस शोषण करे तो क्या करना चाहिए, पुलिस शोषण करे तो न्यायपालिका के साथ जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। देखो ये बुक है बच्चों, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, देख लेना, और मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे दूर हो जाएगी। इंग्लिश में अभी बुक नहीं, हमने पहले बता दिया था, इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल शोषण के विरुद्ध अधिकार अगली क्लास में।